नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। बड़ी खबर से शुरुआत करें। गुना में एक हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। हादसे की चपेट में एक मेटाडोर भी आ गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। गुना के कैंट थाना क्षेत्र का मामला है। नीरज योगी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नीरज, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसा हुआ है, बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एबी रोड पर नेशनल हाईवे पर ये जो हाईवे है, यहीं पर बाईपास पे ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 ट्रक और एक मेटाडोर की भिड़ंत हुई है। जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो है करीब 10 लोगों की इसमें हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हादसा हुआ है उसमें करीब 2 किलोमीटर तक अभी जाम भी लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले बीते रोज भी यहीं पर कुछ ही दूरी पर एक और हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल उसी से कुछ ही दूरी पर ये दूसरा हादसा आज हुआ है, जिसमें 3 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। वहीं करीब 10 से ऊपर जो लोग हैं वो अभी इसमें घायल हुए हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जी शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। तो गुना में एक हादसा हुआ, चपेट में मेटाडोर आ गई, 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए, 3 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा इसमें घायल हुए हैं। बालाघाट से खबर है, मुठभेड़ हुई है। हॉक फोर्स का एक जवान इसमें घायल हुआ। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिली। ठाकुर टोला और बोड़ा लझोला में पहाड़ी के ऊपर जो है मुठभेड़ हुई। बालाघाट आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने इस घटना की पुष्टि की है। तो मुठभेड़ की पुष्टि की है एसपी ने। मुठभेड़ में हॉक फोर्स का एक जवान घायल हुआ। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होना बताया गया। और हमारे से जितेंद्र चौहान जुड़ गए हमारे साथ में बालाघाट से। जी बताएं क्या जानकारी? हितेन बताएं क्या जानकारी? ठाकुर टोला और इसके आसपास का जो गोदरी थाना, घाटा थाना क्षेत्र के पास में गोदरी चौकी पड़ता है। यहाँ पे घना जंगल है और यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा जो है कैंप चलाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर जो गोदरी चौकी की जो पुलिस फोर्स की टीम थी और आसपास की अन्य चौकी की जो टीम थी, ये जंगल में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इस दौरान जो है जंगल में पुलिस की नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान के घायल होने की जो जानकारी प्राप्त हुई है। घायल पुलिस के जवान को जो है महाराष्ट्र के पास में गोंदिया पड़ता है, यहाँ पे रिफर किया गया है, जहाँ पे उसका उपचार किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बालाघाट से बड़ी खबर, मुठभेड़ में एक जवान जख्मी हुआ। हॉक फोर्स का जवान बताया गया। ठाकुर टोला और बोड़ा लझोला के बीच में मुठभेड़ होना बताया है। आईजी ने इस घटना की पुष्टि की है, मुठभेड़ की पुष्टि की है। बीजेपी में उपचुनाव से पहले टिकट को लेकर बगावत के सुर साफ दिखने लगे हैं। बीते दिन पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने साफ कहा था कि अगर पार्टी नाइंसाफी करती है तो वो बाकी के विकल्प भी खुले हैं। इस बयान के बाद में आज जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। मुलाकात के बाद जोशी के सुर थोड़े बदले बदले नजर आए। जोशी ने कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि मैं बीजेपी में हूं और उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी ने हाट पिपलिया से मनोज चौधरी को उम्मीदवार तय कर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, दीपक जोशी कार्यकर्ता के रूप में सहज भाव से मिलने आए थे, उनकी कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मनोज चौधरी को प्रत्याशी तय करने पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि वक्त आने पर मीडिया को सारे डिटेल दे देंगे। आप नाराज है संगठन से, ये सुनने में आया? नहीं, मैं बीजेपी के साथ। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी चुनाव में बीजेपी के साथ बिल्कुल, क्योंकि वादा तो मनोज चौधरी से किया है बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने वादा नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर ही कर दिया। किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर?
हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। नवीन, ना तो ये बगावत के तेवर कोई नई बात है और ना ही बगावत के तेवर बदल जाना मुलाकात के बाद कोई नई बात है। अहम बात यह कि क्या ये सुर वाकई थम जाएंगे इस घटना के बाद या इस हिदायत के बाद, या और भड़ककर सामने आएंगे पार्टी के साथ? देखिए पुनीत, बीजेपी को भी इसी बात की आशंका है कि अभी तो उपचुनाव में वक्त है, लेकिन अगर अभी से बगावत के सुर नजर आने लगे हैं, सुनाई देने लगे हैं, तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं बीजेपी के सामने। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि कोरोना संकट जैसे ही खत्म होता है, हालात जैसे ही काबू में आते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो 24 सीटें हैं उन पर उपचुनाव होगा। और ऐसे में अगर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को उपचुनाव में हो सकता है। तो ऐसी आशंका न सिर्फ बीजेपी की प्रदेश इकाई को है, बल्कि आला कमान को भी लगता है कि अगर वक्त रहते इन नाराज जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको नहीं मनाया गया तो पार्टी को बड़ा एक नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत दोनों ने ही मोर्चा संभाल रखा है। जिस तरीके से दीपक जोशी ने बयान दिया था कि उनके सामने दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं, अगर पार्टी उनकी निष्ठा के साथ वफा नहीं करती है तो वो दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। जब इस तरीके से खुलकर दीपक जोशी जैसे नेता का बयान आता है तो उसके बाद जाहिर है कि आला कमान की बेचैनी बढ़ेगी। इसी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीपक जोशी को तलब किया है। दीपक जोशी मिलने आए, दोनों ही बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। अध्यक्ष और संगठन मंत्री से दीपक जोशी ने अपनी बात रखी, विष्णुदत्त शर्मा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि क्या हालात होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में और क्या उपचुनाव की तैयारियां, उसको लेकर भी चर्चा की। और ये खबर हमें मिली है कि दीपक जोशी ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हाँ, उनसे अनौपचारिक चर्चा के दौरान इस तरीके से बातें निकल गई जिसे मीडिया से शेयर नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसी बातें अनौपचारिक तौर पर उन्होंने कुछ संवाददाताओं से बोल दी, जिसके बाद ये समाचार जो है बाहर आया। उसके बाद से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लगातार सनसनी फैली हुई है। और साथ ही साथ ये भी तय है पुनीत की मध्य प्रदेश में जो 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की है और सरकार गिराई है और बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन 22 के 22 नेताओं को बीजेपी टिकट देगी। ये तय हो चुका है। एक तरीके से औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वीडी शर्मा ने तमाम जो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बातचीत के दौरान ये साफ भी कर दिया। और दीपक जोशी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनोज चौधरी ही हाटपिपलिया से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और वही जीतेंगे। दीपक जोशी को उनका समर्थन है और बीजेपी किसी भी सूरत में वो सीट निकालेगी। तो ऐसे में ये तो पिक्चर साफ हो चुकी है पुनीत कि मध्य प्रदेश में अब कोई 22 जो सीटें हैं उन सीटों पर बीजेपी के किसी नेता को मौका नहीं मिलने जा रहा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंधिया समर्थकों को और उन नेताओं को मौका मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके अपनी विधायकी गंवाने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में ये तय है पुनीत कि आने वाले समय में बीजेपी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। लगातार संगठन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अगर उपचुनाव होते हैं तो पार्टी को जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चूंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अगर वो घर बैठेंगे, समर्थन में न भी आए, अगर वो घर भी बैठ गए तो पार्टी को इस वक्त चुनाव जीतना बहुत मुश्किल साबित होगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। तो नवीन हमको बता रहे थे कि सुर भले ही अभी थामने की कोशिश हो, शुरुआती दौर में मैनेज करने का प्रयास हो, लेकिन ये चुनाव आते आते तक, तारीखों की घोषणा के बाद तक क्या रंग लेगा और कितना डैमेज करेगा या कितना कंट्रोल किया जाएगा, ये कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच में उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इन सीटों के नेताओं से चर्चा शुरू कर दी है। वीडी शर्मा और सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को बताया कि 24 में से 22 सीटों पर सिंधिया समर्थक ही उम्मीदवार होंगे। अघोषित तौर पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर अध्यक्ष जी ने सभी को टिकट देने का कहा है तो बिल्कुल टिकट दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार अल्पमत की सरकार है, इसका जाना तय है। पीसी शर्मा का दावा है कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार फिर वापसी करेगी। उपचुनाव में सभी सीटें हम जीतेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष का बयान आप चर्चा कर रहे हैं और अध्यक्ष जी ने कहा है तो फिर तो मिलेगी। तुलसी सिलावट जी की बात नहीं है वहाँ पर। और कांग्रेस इतनी चिंता क्यों कर रही है? अपने परिवार की चिंता करे। अगर कोई घोटाला होगा तो ही तो कोई पकड़ा जाएगा, घोटाला नहीं होगा तो कोई काहे को पकड़ा जाएगा? इतनी चिंता काहे की, घबराहट काहे की, बेचैनी काहे की? ये 22 लोगों का वो क्या करते हैं कि वो जाने भारतीय जनता पार्टी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये आज की तारीख में अल्पमत सरकार है। 230 में से जो 116 ये 230 में चौथी बहुमत की सरकार, तो ये उधार ली हुई सरकार है। और जब ये 22-24 सीटों पे चुनाव हो जाएंगे तब पता लगेगा कि सरकार किसकी है। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में 2 दिन से बंद कांग्रेस विधायक महेश परमार और मनोज चावला समेत कांग्रेस के 7 नेताओं को दोपहर को रिहा कर दिया। इसके पहले कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी जेल में बंद विधायकों और कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी ने मुलाकात के बाद जेल में बंद सभी नेताओं की मुचलके पर जमानत करवाई। साथ ही जेल से बाहर आए नेताओं को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। 2 दिन पहले कांग्रेस ने 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के किसान और मजदूर न्याय पदयात्रा के नाम से एक प्रदर्शन शुरू किया था। उज्जैन से भोपाल जाने की तैयारी थी। पुलिस ने इस पदयात्रा को रोककर दोनों विधायकों समेत करीब आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उन्हें भैरवगढ़ जेल भेजा और उनसे मिलने के लिए आज जीतू पटवारी पहुंचे, जमानत पर रिहा करवाया। एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं? उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के मृत्युधारी जितने परिवार के लोग हैं उनकी संवेदनाओं में उनके साथ खड़े रहे? इसकी चिट्ठियां लिखी हमारे विधायकों ने, सोशल मीडिया से बातें की और फिर प्रशासन की अनुमति के साथ पैदल उनको पीले चावल देने निकले कि एक बार इंदौर उज्जैन आ जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हम पर गुंडे, मवाली या बदमाशों के ऊपर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे। हम लोग शांति मार्च से हम निकाल रहे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया कि 2 विधायक हैं, महेश परमार और मनोज चावला, जिनने सबसे पहले हमने आरोप लगाया था उनपे कि ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं विधायकों की, उसी को लेकर उसका षड्यंत्र किया इन्होंने और हमको जेल में डाला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कोरोना महामारी में प्रदेश को लावारिस छोड़कर मैदान से गायब है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह का पहला बयान था कि कोरोना से निपटना प्राथमिकता है। इसके बाद कांग्रेस की मांग पर 1 महीने बाद उन्होंने एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया। उसको लेकर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लेकिन आश्चर्य यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर उनका कोई भी मंत्री अब तक किसी भी कोरोना प्रभावित जिले की सुध लेने मैदान या सड़क पर नजर नहीं आया। देश में चर्चित प्रदेश के हॉटस्पॉट बने भोपाल, इंदौर, उज्जैन और अन्य जिलों में मैदान पर अभी तक ना मुख्यमंत्री पहुंचे, ना उनका कोई मंत्री, जबकि इंदौर में तो केंद्र सरकार का दल तक पहुंच चुका है। सीएम और मंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों में व्यस्त दिख रहे हैं, बड़े बड़े हवाई दावे कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर के भी पूर्व सीएम ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूर लगातार इंदौर से होकर गुजर रहे हैं। इन मजदूरों को लेकर बाईपास रोड पर उनके लिए भोजन और राज्य की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को बाईपास पहुंचकर जायजा लिया। कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक ने। बाईपास पहुंचकर सर जो लगातार मजदूर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर सड़क पर नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सारे जिलाधीश को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और संगठन मंत्री सुहास जी ने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि कहीं पर भी कोई भूखा मजदूर हमारे प्रदेश से ट्रेवल कर रहा हो उसकी चिंता करें, रात में उनके सोने की चिंता करें। यदि बीमार हो तो उनको मेडिसिन की व्यवस्था करें, यदि उनके पैरों में चप्पल नहीं हो तो चप्पल दें, यदि कपड़े नहीं हो तो कपड़े दें। ये सारी व्यवस्था हमने की है। हम टी शर्ट भी बांट रहे हैं, हम जूते चप्पल भी बांट रहे हैं, 1 ट्रक चप्पल जूते अभी तक बांट चुके हैं हम। और कहीं पर भी पूरे
मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर सड़क पर नहीं निकले, पैदल नहीं निकले, उनके लिए बस ट्रक सब उपलब्ध सरकार की ओर से किया जा रहा है। विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के हमारे सब बंधुओं से बात की, सबसे सहयोग लेकर और आज हमने इंदौर को बचाया है। पर ये बात सही है कि इंदौर काफ़ी बदनाम हो गया रेड जोन होने के कारण। पर अब यदि इंदौर का वास्तविक स्वरूप देखना है तो बाईपास में जाकर देख लीजिए आप, सब दूर सेवा में लोग लगे हुए हैं। यही इंदौर की पहचान, यही मध्य प्रदेश की पहचान है। ये थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश, जिनका कहना है कि इंदौर में जीरो टॉलरेंस पे यहाँ पर लड़ा जा रहा है और कोरोना को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कोई बस और ट्रकों से, कोई ट्रेनों से, कई पैदल, जिसको जैसे अवसर मिल रहा है, साधन मिल रहे हैं, उसी से वापसी कर रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अब तक 3,21,000 मजदूर प्रदेश लौट चुके हैं। मंत्री मिश्रा ने ये बात बताई कि दूसरे राज्यों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों को बसों के जरिए सीमाओं तक छोड़ा जा रहा है, खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की हालत को लेकर बीजेपी सरकार पर अत्याचारी होने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री PC शर्मा का आरोप है कि मजदूरों पर अंग्रेजी शासन की तरह अत्याचार हो रहे हैं। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, कोई भी राहत जमीन पर गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। मजदूर की हालत ये हो गई, जैसे मैंने अभी कहा है, अंग्रेजों के ज़माने में सज़ा देते थे, कोड़े की, बर्फ की सलाब लटका देंगे और तरह तरह की यातनाएं, वो यातनाएं इस समय पूरे देश में मजदूरों की, गरीबों की चल रही है। अंग्रेजों के शासन से ज़्यादा दुर्दशा आज मध्य प्रदेश में और देश में गरीबों की, मजदूरों की हो गई। 3,21,000 के लगभग मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। अधिकांश ट्रेन मार्ग से, बस मार्ग से, ट्रक मार्ग से आए हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रांत है जो पैदल मजदूर दूसरे प्रांतों के जाने के भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। उन मजदूरों को भी हम अपनी सीमा के अंदर बसों से ही छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने 35 जमातियों को गिरफ्तार किया। ये सभी वो जमाती हैं जो दिल्ली मरकज या देश पे दूसरे मरकज में शामिल हुए थे। कोर्ट ने सभी जमातियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। IBC 24 के सहयोगी जायजा लेकर बता रहे हैं आपको। भोपाल पुलिस ने 35 से ज़्यादा जमातियों को गिरफ्तार किया। ये सभी वो जमाती हैं जो दिल्ली मरकज़ में शामिल होने के बाद भोपाल आए थे और भोपाल के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। पुलिस को खबर मिली कि ये सभी जमाती दिल्ली मरकज़ से शामिल होने के बाद जब वहाँ से भागे थे और भागने के बाद भोपाल आए हुए थे और इन जमातियों को फ़िलहाल भोपाल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया है। और इस वक्त जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कोर्ट में ही, कोर्ट कैंपस में ही जज साहब बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलकर जज साहब इनकी सुनवाई कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात कि ये सभी जमाती, इनमें ज़्यादातर जो जमाती हैं वो विदेशी हैं और कज़ाकिस्तान, तिर्किस्तान ऐसे देशों से आए हुए हैं। और इनको, ये लोग जहाँ भी थे उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और इनका सभी का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। फ़िलहाल कोर्ट के ही कैंपस में जज साहब कमरे से, चैम्बर से बाहर निकलने के बाद सुनवाई कर रहे हैं। और जैसा कि एक आदेश, जज साहब ने एक आदेश जारी करके ये कहा था कि सभी जो जमाती हैं उनकी ज़मानत जो है निरस्त की जाती है ताकि कहीं संक्रमण दूसरी जगह ना फैले। इस लिहाज से कोर्ट के बाहरी, कोर्ट कैंपस में ही जज साहब फ़िलहाल पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। आपको दिखाते हैं कोरोना मीटर पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के हालात देखें, 4500 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आए, 4595 संक्रमित पाए गए, 2283 ठीक हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा कोरोना के चलते 239 पर है। और चलिए सरफट अंदाज में खबरें देखिए। ग्वालियर में बीजेपी जिला अध्यक्ष को लेकर उठापटक का मामला निर्णायक मोड़ पर जाता दिख रहा है। इस संबंध में अनुशासनहीनता को लेकर बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आसार हैं। मामले में पार्टी के बागी नेता फिर बैठक करने जा रहे हैं।
रीवा जिले में नेशनल हाईवे पर कोई व्यवस्था नहीं होने से नाराज मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। 1000 से ज्यादा मजदूर सड़क पर घंटों प्रदर्शन करते रहे। इस वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह बाधित रहा। अलग अलग प्रदेशों से मजदूर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। सतना में प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने से नाराज मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि सुबह से भूखे प्यासे हैं, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। चक्का जाम की सूचना के बाद तहसीलदार और सिविल लाइन थाने में पुलिस मौके पर पहुंची, मजदूरों को समझाया, प्रदर्शन को शांत कराया। भोपाल में रहवासियों के लिए राहत की खबर है। शहर के 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया है। 28 दिन से कोई संक्रमित मरीज नहीं मिलने पर फैसला हुआ। शहर में दुकानों को अब छूट मिलेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन पर शासकीय रेलवे पुलिस स्टाफ का स्वास्थ्य विभाग टीम ने सैंपल लिया। जीआरपी के तकरीबन 50 पुलिसकर्मियों के सैंपल कलेक्ट किए गए। सभी पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर हैं और ऐसे में किसी पर भी संक्रमण का खतरा ना हो, इसलिए सुरक्षा के तौर पर सबके सैंपल लिए गए। बड़वानी इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमाओं में किए गए व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ट्रेन के माध्यम से मजदूरों को भेजे ताकि बेहतर व्यवस्था बन सके। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखी है। बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री के रिश्तेदार की मौत के बाद प्रशासन ने कोरोना जांच का फैसला किया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिजनों को मोर्चुरी से शव को उठाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मोर्चुरी के सामने खड़े होकर देखते रहे। कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट और प्रदेश की निचली अदालतों में भी अधिवक्ताओं को काले कोट और गाउन पहनने की अनिवार्यता से छुटकारा मिल गया। अब वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सुनवाई के दौरान कोट और गाउन पहने बिना पैरवी करेंगे। ग्वालियर के सेवा नगर में दबंगों के डर से एक परिवार को घर छोड़ना पड़ गया। मकान के विवाद को लेकर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की, महिलाओं पर हमला किया। मंदसौर के अचेरी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। दो पक्षों में मामूली बात को लेकर इतना झगड़ा बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में यशोधर्मन नगर थाना पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया। उज्जैन में चरित्र शंका को लेकर रहवासियों ने 2 बहनों के साथ मारपीट की, दोनों के मुंह पर कालिक पोती। मामले में चिमनगंज पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।